Hello students, welcome to the second lecture of Civics 24th chapter, that is understanding our criminal justice system. So in last chapter we had discussed about what is the procedure of filing a complaint, what is a charge sheet, how a police does the investigation. In this lecture we will try to know about different roles of different people involved in the trial or investigation process. The first is the public prosecutor, the second is the role of judge, the third is fair trial, fourth is the first information report. These four things we will have to discuss in this lecture. तो let's start with role of public prosecutor. तो जैसा हमने देखा है मूवीज़ में बहुत बार कि जब भी कोर्ट के सीन्स हमने बहुत बार मूवीज़ में देखे हैं तो एक दो पार्टीज़ होती हैं, एक जिसने ऑफेंस किया है, दूसरा जिसके साथ ऑफेंस हुआ है. ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम. फिर उसके बाद हमारा होता है दो लॉयर्स. एक लॉयर जो पुलिस के बिहाफ पे होते हैं, जो पुलिस के एविडेंसेस को प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट कोर्ट के सामने, उसे हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर. और एक होता है ऐसा प्रोसिक्यूटर जिसको उस पार्टी ने हायर किया है जिसके साथ क्राइम हुआ है. तो ये दो टाइप के लॉयर्स प्रेजेंट होते हैं कोर्ट में. उसके बाद जज प्रेजेंट होता है. तो इनके क्या रोल्स हैं यही हमें इस चैप्टर में अभी इस लेक्चर में देखना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल्स क्या होते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस के बिहाफ पे काम करता है. अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, पुलिस ने बहुत सारे प्रूफ्स जमा किए हैं, एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, विटनेसेस हैं पुलिस के पास, तो इन विटनेसेस से पूछताछ कौन करेगा कोर्ट में, या इन सारे प्रूफ्स जो पुलिस ने इकट्ठा किए हैं, कलेक्ट किए हैं, इनको प्रेजेंट करना होगा कोर्ट में जज के सामने. तो इसको प्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? तो इसको प्रेजेंट करने का काम करता है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर. वो एक कोर्ट का ऑफिसर है, मतलब वो एक गवर्नमेंट लॉयर है जिसको गवर्नमेंट सैलरी प्रोवाइड करती है. उसे पुलिस ने हायर किया है या पुलिस ने हायर नहीं किया है, पुलिस को कोर्ट ने वो एक लॉयर प्रोवाइड किया है जो सारी चीज़ों को जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की हैं उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगा. अब जब उसका काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को प्रेजेंट करना है तो एक कंडीशन यहाँ पे ये आती है कि वो ना तो पुलिस की साइड होगा और ना ही वो क्रिमिनल की साइड होगा. मतलब उसे न्यूट्रल रहना है, उसे इम्पार्शियल रहना है, क्योंकि उसका सिर्फ काम जस्टिफाई करना है पुलिस के सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को. पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, कहाँ गई पुलिस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कुछ जो क्राइम से रिलेटेड हैं, कौन से ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने उस क्राइम को विटनेस किया है, इन सारी चीज़ों को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना, जज के सामने प्रेजेंट करना, इसी को हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर. प्रोसिक्यूट्स ऑन द बिहाफ ऑफ पुलिस, पुलिस के बिहाफ पे काम करता है. और तीसरा, ही इज़ इम्पार्शियल टू बोथ द पार्टीज़. दोनों पार्टीज़ में से किसी के लिए भी पार्शियल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक कोर्ट का ऑफिसर है और उसे गवर्नमेंट ने हायर किया है पुलिस के बिहाफ पे ट्रायल स्टार्ट करने के लिए. दूसरा होता है रोल ऑफ जज. हमें पता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपनी सारे एविडेंसेस को प्रेजेंट करेगा. जो डिफेंस में लॉयर होगा, डिफेंस का लॉयर होता है मतलब जो उस क्रिमिनल को बचाने की कोशिश करता है, तो जो डिफेंस का लॉयर होगा वो भी कुछ प्रूफ्स प्रेजेंट करेगा, इंटरोगेशन होगी, जो विटनेसेस थे सबको बुलाया जाएगा कोर्ट में, विटनेस बॉक्स में बुलाया जाएगा. ये सब हमने मूवीज़ में देखा है. तो जो प्रोसीड्यूर मूवी में फॉलो होता है यही सेम प्रोसीड्यूर कोर्ट में फॉलो होता है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जज का, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन जज को ही देना है. चाहे कितने दिन भी केस चल जाए, कुछ भी हो जाए, पुलिस कोई सज़ा नहीं दे सकती, मजिस्ट्रेट सज़ा नहीं दे सकता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सज़ा नहीं दे सकता, लॉयर सज़ा नहीं दे सकता. सज़ा देने का काम कोर्ट का है और कोर्ट में जज का है. तो जज क्या करता है? एक्ट्स एज एन अंपायर. ठीक है, जैसे क्रिकेट में हमने देखा है एक अंपायर होता है, एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है. तो अगर बॉलर ने LBW की अपील की तो उस केस में क्या होता है? अंपायर को सही क्या है उसके बिहाफ पे अपना वर्डिक्ट देना होता है. अगर बॉल विकेट की लाइन में है तो उसे आउट दिया जाएगा, अगर बॉल विकेट की लाइन में नहीं है तो उसे नॉट आउट दिया जाएगा. ऐसा तो नहीं है कि अंपायर किसी एक का ही साइड लेता है, या तो सिर्फ बॉलर का साइड ले रहा है या तो बैट्समैन का साइड ले रहा है. वो सिर्फ और सिर्फ सच को के बिहाफ पे जजमेंट दे रहा है. अगर उसे लगता है कि बॉल लाइन में है तो वो आउट देगा, उसे लगता है बॉल लाइन में नहीं है तो वो नॉट आउट देगा. यही यहाँ पे भी जज का काम है. अगर जज के सामने जितने भी विटनेसेस या प्रूफ्स या टेस्टिमोनीज या डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हुए हैं, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ्स ये
डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो पर्सन एक्यूज्ड है वो गिल्टी है, मतलब उसने वो एक पर्टिकुलर क्राइम किया है तो उसे सज़ा मिल जाएगी। अगर कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए हुए डॉक्यूमेंट्स ने ये प्रूव कर दिया कि उस पर्टिकुलर इंसान ने क्राइम नहीं किया है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी। हो सकता है कि रियलिटी कुछ और हो सकता है कि उस इंसान ने सज़ा किया हो, वो क्राइम किया हो, बट स्टिल ये डिपेंड उस चीज़ पे करता है कि कोर्ट के सामने ये प्रूव हो पाता है कि नहीं हो पाता। ठीक है। तीसरा, गिव्स हिज वर्डिक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेड विटनेसेस या डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, तो कोर्ट अपना जजमेंट जितने भी प्रेजेंटेड विटनेस या डॉक्यूमेंट या प्रूफ हैं उनके बेसिस पे ही देगा, अपने इमोशनल बेसिस पे वो कोई भी जजमेंट नहीं दे सकता। अगर जज को पता है कि सामने वाला पर्सन एक्यूज्ड है, सामने वाला पर्सन गिल्टी है, बट प्रूफ सारे उसके फेवर में जा रहे हैं कि उसने गलती नहीं की, तो कोर्ट का जजमेंट यही होगा कि उस पर्टिकुलर इंसान ने कोई गलती नहीं की है। अगला है कैन इम्पोज इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस या फाइन। अब अगर पकड़े जाते हैं, गिल्टी पर्सन पकड़ा जाता है, तो उस केस में जज उसे इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सज़ा दे सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड में हर क्राइम की मैक्सिमम टेन्योर लिखी हुई है। तो अगर जैसे हमें पता है कि चोरी करने की सज़ा 7 साल की होती है मैक्सिमम, तो अगर 7 साल की सज़ा है और किसी इंसान पे चोरी का केस चल रहा है तो जज उसे 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा पीनल कोड इसकी परमिशन नहीं देता है। अब उस 7 साल की सज़ा देना हो या उससे कम की सज़ा देनी हो, ये डिपेंड करता है हमारे जज के ऊपर। ऐसा नहीं है कि चोरी की सज़ा में जज ने फांसी की सज़ा सुना दी चोरी के क्राइम में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो इम्पोज कर सकता है इम्प्रिजनमेंट। और उसे लगता है कि जो क्राइम है वो मर्डर से रिलेटेड है और बहुत इंटेंस क्राइम है, बहुत गलत क्राइम है, तो वो उसे डेथ सेंटेंस भी दे सकता है और या तो उसे फाइन भी लगा सकता है, या इनमें से फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी लगा सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस जज के ऊपर कि क्या प्रूफ्स उसे मिले हैं और उसके अकॉर्डिंग जो क्राइम हुआ है वो कितना इंटेंस है या वो कितना लो लेवल क्राइम है। अगला है फेयर ट्रायल। ट्रायल जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो भी चीज़ें पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द जजमेंट। स्टार्ट हुआ अगर कोई केस तो पुलिस जैसे उसे अरेस्ट करके ले गई, उसके बाद जजमेंट आने तक जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रायल। तो हमारा कोर्ट सिस्टम जो है वो बोलता है फेयर ट्रायल के बारे में। फेयर का मतलब सबके लिए फेयर, किसी के लिए वो ट्रायल का सिस्टम चेंज नहीं होगा। आर्टिकल 21 फॉर एवरी सिटीजन अप्लाइज फॉर एवरी सिटीजन, मतलब आर्टिकल 21 में एक सबसे पहली चीज़ जो फेयर ट्रायल के अंदर आती है आर्टिकल 21, मतलब आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि राइट टू लाइफ, मतलब सबको इस दुनिया में, या इंडिया की अगर हम बात करें सिर्फ, तो इंडिया में जो इंडिया का सिटीज़न है या नहीं भी है तो उसे जीने का राइट है, उसे जीने का अधिकार है, और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट छीन सकता है और किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो इस अधिकार को छीन ले। तो पहला फेयर ट्रायल का मतलब हो गया कि आर्टिकल 21 अप्लाइज फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री। दूसरा है ट्रायल शुड बी कैरिड आउट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी को पुलिस ने पकड़ा क्राइम करते हुए, वो एक ऑफिसर है, और दूसरे केस में किसी को पुलिस ने पकड़ा वो एक शेड्यूल कास्ट है, तो पुलिस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी दोनों के ट्रायल में। सेम प्रोसीड्योर दोनों के लिए फॉलो होगा। पुलिस अरेस्ट करेगी, पुलिस इंटरोगेट करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगी, फिर चार्जशीट फाइल करेगी, फिर केस चलेगा, फिर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा जो सारी बातों को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेगा, उसके बाद फाइनली जजमेंट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस एक ऑफिसर हो, एक नॉर्मल सिटीजन हो, एक बहुत गरीब इंसान हो, एक शेड्यूल्ड कास्ट हो, एक शेड्यूल्ड ट्राइब हो, सबके लिए कॉमन है। तो फेयर ट्रायल में एक और चीज़ क्या आती है, ट्रायल शुड बी कैरिड आउट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, बर्थ प्लेस और एनीथिंग एल्स। ठीक है। फिर अगला है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये क्या होता है, तो ये एक, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी जो भी इंसिडेंट होता है तो उसकी पहली इंफॉर्मेशन पुलिस को जाके दी जाती है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट प्रेजेंट करना पुलिस के सामने पहली बार किसी भी क्राइम से रिलेटेड, तो वो हो गया एफआईआर। अब एफआईआर क्या होता है आपको पता चल गया। एफआईआर ऑब्वियसली कौन फाइल करेगा, जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है वही पुलिस के पास जाएगा, गलत करने वाला कभी एफआईआर फाइल नहीं करता। तो
दो इंसान में से एक इंसान के बीच के साथ कुछ गलत हुआ, वो कोर्ट में जाता है, वो पुलिस के पास जाता है और क्या करता है, एक पहली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। अब वो इंफॉर्मेशन आइदर इन ओरल फॉर्म और इन रिटन फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में हो सकती है। ओरल फॉर्म होने का मतलब है कि जैसे मेरे साथ कोई क्राइम हुआ है तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं उससे सारे इंसिडेंट डिस्क्राइब करूंगा और पुलिस का जो भी ऑफिसर वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट होगा, इंचार्ज होगा पुलिस का, वो सब इंस्पेक्टर हो या वो इंस्पेक्टर हो या वो कांस्टेबल हो, उसकी ये ड्यूटी है कि मेरी बातों को वो नोट डाउन करेगा। अब नोट डाउन करेगा तो ये तब करेगा जब मैं ओरली बोल रहा हूँ, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं सारे इंसिडेंट के डिटेल को रिटन फॉर्म में ले जाके पुलिस को दे दूँ। तब भी जो इंचार्ज इन पुलिस होगा उस टाइम पे, चाहे वो दिन का टाइम हो चाहे वो रात का टाइम हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, एफआईआर कभी भी फाइल की जा सकती है। तो वहाँ जो पुलिस होगा वो उन सारी चीज़ों को एक पेपर के ऊपर जो भी मैंने बोला है वो सारे अपने पास फेयर करेगा, तो उससे हम बोलते हैं रिटन फॉर्म में एफआईआर प्रेजेंट करना। अब एफआईआर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ डेट, इंसिडेंट कब हुआ, प्लेस कहाँ पे इंसिडेंट हुआ, टाइप ऑफ ऑफेंस मतलब क्या क्राइम हुआ है या क्या इंसिडेंट हुआ है, इवेंट डिस्क्रिप्शन कैसे हुआ, कोई अगर किसी ने किसी को मारा है या कुछ भी क्राइम हुआ है तो कहाँ पे हुआ, किस टाइम पे हुआ, कैसा क्राइम था वो, किसने किया, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। अगर पता है कि किसने किया तो आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज पर्सन। अगर नहीं भी पता है कि किसने वो क्राइम, जैसे किसी घर में चोरी हुई बट उसे पता नहीं है कि किसने चोरी की, तब भी वो एफआईआर फाइल करेगा, वहाँ एक्यूज पर्सन का नाम नहीं होगा। बट जैसे हमने पिछली स्टोरी में देखा था कि उन्हें पता था कि हरी ने चोरी की है, तो हरी को एक एक्यूज पर्सन बना के और एफआईआर में उसका नाम या विटनेस, किसी ने देखा हो उस इंसिडेंट को होते हुए तो उसका भी नाम लिखना होगा। उसके बाद एड्रेस एंड नेम ऑफ कंप्लेनेंट, मतलब जिसने कंप्लेन किया है उसका नाम और उसका एड्रेस, दोनों चीज़ें लिखना कंपलसरी है। उसके बाद जिसने कंप्लेन किया है या जिसने एफआईआर किया है वो उसके नीचे सिग्नेचर करेगा और उसके पास में फिर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो प्रेजेंट है उसके भी सिग्नेचर्स होंगे। उसके बाद जो एफआईआर की कॉपी है, जो एफआईआर नोट डाउन हुआ है, तो कंप्लेन करने वाला का ये राइट है कि वो उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी पुलिस के सामने प्रेजेंट होगी और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कंप्लेन करने वाला इंसान अपने पास रख सकता है। इन सारी चीज़ों के बाद फिर पुलिस उसे अरेस्ट करती है, एक्यूज पर्सन को फिर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करती है। फिर मजिस्ट्रेट बोलता है कि इसे 1 महीने के रिमांड पे और रखो और इन्वेस्टिगेशन करो, तो पुलिस 1 महीने के लिए और जेल में डाल देगी, फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट में केस ओपन होगा, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, फिर लॉयर आएगा मतलब डिफेंस लॉयर, फिर केस चलेगा, फिर केस के बाद वर्डिक्ट आएगा जो कि जज प्रेजेंट करेगा। तो ये पूरा सिस्टम था जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फॉलो होता है। अब हम वापस से अपनी स्टोरी पे आते हैं, जिस स्टोरी को हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो आई होप आपने ये चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि क्या था वो स्टोरी। कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे। पहला मिस्टर गोयल, जिसकी सिस्टर का नेकलेस चोरी हुआ था। फिर हरी, जो कि उनका वॉशरमैन था, जिस पे मिस्टर गोयल को शक है कि जिसने वो हार चोरी किया है। फिर थर्ड पुलिस ऑफिसर, जिसने हरी को अरेस्ट किया है। उसके बाद 2-3 और लोग आएंगे। मिस्टर गोयल सिस्टर्स सन्स फ्रेंड्स, ये लोग अभी और फ्रेम में आएंगे, अभी हम देखते हैं। तो स्टोरी को एक बार फिर से हम देखते हैं। मिस्टर गोयल के सिस्टर का नेकलेस चोरी हुआ रात में, जब वो एक पार्टी से आए थे। सुबह उठने के बाद उन्हें पता चला कि जो उनका धोबी है या जो वॉशरमैन है हरी, वो घर में आया था और सबको शक हुआ कि हरी ने ही वो हार चोरी किया है या नेकलेस चोरी किया है। उसके बाद वो हरी के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हरी बहुत सारे पैसे काउंट कर रहा है। इसके बाद उन्हें लगता है कि हरी ही कल्प्रिट है और हरी ने ही चोरी हमारे घर में की है।
फिर वो जाते हैं पुलिस ऑफिसर के पास। पुलिस ऑफिसर एक एफआईआर फाइल करता है, जैसा कि हमने देखा था, जिसमें इवेंट्स के सारे डिस्क्रिप्शन होंगे, हरी का नाम भी होगा, और उसके बाद फिर हरी को पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। मजिस्ट्रेट ये बोलेगा, मजिस्ट्रेट ने इसमें ऐसा डिसीजन दिया कि 2 महीने तक आप हरी को अपनी रिमांड में रखो और इन्वेस्टिगेशन करो। पुलिस को ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने दिया कि हरी को 2 महीने तक जेल में रख सकते हो और तब तक सारी इन्वेस्टिगेशन करो। फिर पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है हरी के अगेंस्ट कि हरी ने चोरी की है। उसके बाद ये चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट में केस ओपन होता है। केस में ये पता चलता है, अब केस के लिए हरी को भी एक लॉयर की ज़रूरत है, क्योंकि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कि पुलिस की सारी बातों को जज के सामने प्रेजेंट कर रहा है, बट हरी को अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी एक डिफेंस लॉयर चाहिए। तो कोर्ट उसे एक यामिनी नाम की लॉयर को हायर करके देता है। क्यों? क्योंकि हरी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक लॉयर को हायर कर सके। फिर केस चलता है, यामिनी सारे प्रूफ्स को प्रेजेंट करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रूफ्स को प्रेजेंट करता है, बट डिसीज़न आने के थोड़े दिन पहले एक बात रिवील होती है कि ये जो नेकलेस है वो हरी ने चोरी नहीं की। हो सकता है कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हों जिससे ये पता चला हो कि हरी ने चोरी नहीं की है। फिर वो लोग उस पर्सन के पास जाते हैं, पुलिस जो उस पर्सन के पास जाती है जिसको हार बेचा गया था, जिसको नेकलेस बेचा गया था। नेकलेस एक ज्वेलरी शॉप पे जाके सेल कर दिया गया था। पुलिस उस ज्वेलरी शॉप पे जाती है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ लड़के आए थे जिन्होंने वो नेकलेस को सेल किया था। फिर सीसीटीवी कैमरा से या किसी भी चीज़ों से पुलिस आइडेंटिफाई कर लेती है कि किसने वो नेकलेस चोरी किया था, कि कौन वो नेकलेस को सेल करने आया था। और इस सारे ट्रायल में ये पता चलता है कि मिस्टर गोयल की जो सिस्टर है जिसका नेकलेस चोरी हुआ है, उसके सन्स फ्रेंड्स, मतलब उसके बेटे के दोस्तों ने ही वो नेकलेस चोरी किया था। वो सुबह में उनके घर आए थे और उन्होंने अपने फ्रेंड की मम्मी का नेकलेस चोरी कर लिया था। तो कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि हरी, जिस पे सबको शक है, वो एक इनोसेंट इंसान है और उसने कोई भी गलती नहीं की है। जितनी भी गलती हुई है वो मिस्टर गोयल के बहन के बेटे के दोस्तों की है। तो फिर अब अगर मिस्टर गोयल और उसकी सिस्टर चाहें तो उनके सारे फ्रेंड्स के ऊपर जिन्होंने चोरी की है उस पर दोबारा ट्रायल चलाया जा सकता है और फिर से कोर्ट में ये केस ओपन किया जा सकता है। अगर वो चाहें तो इस केस को ओपन होने से बंद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि क्रिमिनल कौन है। तो यही था हमारा ये चैप्टर, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं इस कोर्ट के प्रोसीड्यूर में, कैसे ये प्रोसीड्यूर होता है, और फिर फाइनल वर्डिक्ट जो होता है वो कैसे जज सुना सकता है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।